नमस्कार, मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। पूर्व के वीडियो में हमने लोकसभा के गठन पर चर्चा की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा संसद का निम्न सदन है, उसे लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं लोकसभा को प्राप्त शक्तियों की। सामान्यतः जो शक्तियां संसद को मिली हुई है, व्यवहारतः उनका समस्त रूप से प्रयोग जो है लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। सबसे पहले लोकसभा की जो शक्ति है वो है विधायी शक्ति। हम जानते हैं कि लोकसभा संसद का महत्वपूर्ण अंग है और संसद को जो प्राप्त विधायी शक्ति जो संविधान ने दी है उसका व्यवहार में लोकसभा के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। लोकसभा की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कानून पास नहीं किया जा सकता। लोकसभा संघीय सूची, समवर्ती सूची और कुछ विषयों पर राज्यसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए और उस राज्य के लिए कानून भी लोकसभा के द्वारा ही बनाए जाते हैं। समस्त प्रकार के विधेयक जो है लोकसभा की स्वीकृति के पास राज्यसभा के पास जाते हैं और राज्यसभा अगर स्वीकृत कर देती है उन्हें तो फिर वह राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाते हैं और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही वो विधेयक कानून का रूप लेते हैं। यदि राज्यसभा विधेयक को पास नहीं करे या फिर उसे 6 माह तक उस पर कोई कार्यवाही भी नहीं करे तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और हमने बात की थी कि उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऐसे अधिवेशन में हम देखें तो बहुमत के आधार पर फैसला किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, जबकि राज्यसभा की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में के कारण लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा से अधिक होने के कारण बहुमत के आधार पर जो निर्णय लिया जाता है उसमें लोकसभा की विजय होती है और अंत में विधेयक के संबंध में निर्णय लोकसभा की इच्छा के अनुसार ही किया जाता है। अब हम देखें तो लोकसभा की दूसरी जो शक्ति है वह संविधान संशोधन की शक्ति। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अनुसार लोकसभा संविधान में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव कर सकती है, लेकिन संविधान में तब तक संशोधन नहीं संभव है जब तक राज्यसभा उसे पारित ना कर दे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मिलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। इस प्रकार लोकसभा संविधान के एक बड़े भाग में संशोधन का अधिकार रखती है। लोकसभा की जो तीसरी शक्ति है वो है न्यायिक शक्ति। लोकसभा को कुछ न्यायिक शक्तियां भी संविधान ने प्रदान की है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में संसद के दोनों सदनों में से एक आरोप लगाता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि एक सदन आरोप लगाता है तो दूसरा सदन जांच करके 2/3 बहुमत से उस संदर्भ में निर्णय दे देता है। और यदि दोनों सदन महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र भी देना पड़ता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि उपराष्ट्रपति के विरुद्ध यदि आरोप लगाया जाता है तो उसका अधिकार केवल राज्यसभा को है, परंतु उसमें निर्णय देने का अधिकार लोकसभा को भी दिया गया। मतलब अगर आप उपराष्ट्रपति पद के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाते हैं तो वो प्रस्ताव राज्यसभा में ही माना जाएगा। राज्यसभा ही उसके संदर्भ में अपने विचार सकती है। निर्णय में लोकसभा का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के विरुद्ध भी दोषारोपण का प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसके साथ लोकसभा उस व्यक्ति या संस्था को भी दंड दे सकती है जो इसके विशेषाधिकार का उल्लंघन करते हैं। लोकसभा की जो अगली शक्ति है वह है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करना। लोकसभा के द्वारा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य किया जा सकता है।
सबसे पहले देखें तो लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इनके साथ साथ लोकसभा स्वयं अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 54 में जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल बना हुआ है, उसमें भी लोकसभा के सदस्य या लोकसभा अपनी शक्ति के तहत राष्ट्रपति का चुनाव करती है। अगली उसकी शक्ति है वित्तीय शक्ति। संविधान के अनुसार लोकसभा को वित्त पर पूरा नियंत्रण प्राप्त है। अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक जो है सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे और उसी के द्वारा वार्षिक बजट पास किया जाएगा। इस प्रकार वित्त के क्षेत्र में लोकसभा को अंतिम शक्ति प्राप्त है। लोकसभा में अगर वित्त विधेयक पास हो जाता है तो उसके पश्चात वह राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर अपनी सिफारिशों सहित वापस लौटा देती है। यदि मान लीजिए राज्यसभा इसको 14 दिन के अंदर वापस नहीं करे या कोई ऐसी सिफारिश करे जो लोकसभा को स्वीकार न हो, तो लोकसभा और इस विधेयक को उसी रूप में, जिस रूप में उसने पास किया था, राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज देती है और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पास किया हुआ समझा जाता है। अगली लोकसभा की शक्ति है कार्यकारिणी पर नियंत्रण या कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। संसदीय शासन प्रणाली के अधीन हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों को उनके कार्यों के संबंध में, उनके विभागों के संबंध में, उनके बजट के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और संबंधित मंत्रियों को हम देखते हैं कि उनका उत्तर भी देना पड़ता है। लोकसभा के सदस्य सरकार के किसी भी कार्य की कड़ी आलोचना कर सकते हैं, उसके संबंध में प्रस्ताव भी पारित कर सकते हैं। लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, जिससे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र भी देना करता है। और हम ये भी देखते हैं कि मंत्रिमंडल के जो अधिकांश सदस्य हैं वो लोकसभा से ही लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा में प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव कुछ ऐसे भी हैं जिनके द्वारा लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का प्रयास करती है। अन्य कार्य देखें तो लोकसभा क्या है, राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकालीन घोषणाओं को स्वीकार भी करती है और रद्द भी कर सकती है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों में भी परिवर्तन कर सकती है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग या उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संघ में नए राज्यों को सम्मिलित करती है, उनके क्षेत्रों में, सीमाओं में या नामों में भी परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार लोकसभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है और इसमें यह जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, जो आम जनता के विचारों और विश्वासों को जन समुदाय या जनता या हमारे निर्वाचक नेताओं के माध्यम से सामने पटल पर रखता है और जनता के हितों के अनुकूल नीतियों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार लोकसभा को हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं।